हेलो एवरीवन। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 से संबंधित हिंदी विषय के बारे में, जिसमें आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है हमारा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। यदि आप परीक्षा में सारे बहुविकल्पी सही करना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा बहुविकल्पी प्रश्न ना मिले जो कि इस टॉपिक से बाहर हो, तो ऐसा करने के लिए आज की इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा। आज की यह क्लास करने के बाद परीक्षा से संबंधित जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से कि गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इनमें से जो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं वह सब इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आज की क्लास इसलिए आपके लिए बेहद खास होने वाली है। और यदि आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं परीक्षा में, तो आज यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि गद्य क्या है। अगर आप सोच रहे हो कि इससे संबंधित हमारे परीक्षा में कोई भी आंसर आएगा लिखने को या फिर कोई अति लघु प्रश्न वगैरह पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम गद्य के विकास की इनमें से बात करें और आज जितना भी हम लोगों ने इसमें टॉपिक को रखा है, तो इसमें परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे और यह वादा है हमारा आपसे कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गद्य क्या है, आखिर गद्य क्या है और इसके बारे में किस प्रकार से हम लोग को और भी अधिक जानकारी मिल सकती है। तो देखिए, यदि हम बात करें कि गद्य क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, जैसे छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचार पूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। मतलब गद्य का मतलब हो गया कि हम अपनी बात को एकदम साधारण तरीके से कह सकते हैं, जिसमें ना ही कोई किसी प्रकार का छंद होगा, ना कोई ताल होगी, ताल मतलब, और ना ही कोई लय होगी, लय और तुकबंदी भी नहीं होगी। मतलब हम अपनी बात को ना गा कर बोलेंगे, ना ही उसमें कोई राइम्स वर्ड आएंगे, मतलब जैसे कोई तुकबंदी के साथ बात करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गद्य का मतलब है कि हम अपनी द्वारा कही गई बात को एकदम साधारण तरीके में बोले और अपनी मतलब बोलना पर कहना। तो इस प्रकार से देखिए, गद्य का अर्थ ही होता है बोलना, बतलाना, कहना। तो इसमें आप लोग ये चीज ध्यान में बिल्कुल रख सकते हैं कि गद्य का अर्थ होता है बोलना, यानी अपनी बात को स्पष्ट बिल्कुल सरल भाषा में बोलना, बतलाना और अपनी बात को कहना। तो इस प्रकार से देखिए कि सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग दैनिक भाषा बोलते हैं, मतलब पर डे जो भी बात करते हैं, जिस भी भाषा में बात करते हैं वो हमारा गद्य ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एकदम सरल शब्दों में हम लोगों ने जाना कि इसमें ना ही किसी प्रकार का छंद होता है, ना ताल, लय, तुकबंदी, कुछ भी नहीं होती है। अपने विचारों को हम लोग एकदम सरल भाषा में व्यक्त करते हैं, तो यह गद्य कहलाता है। अब हम लोग आगे बात करें यदि, कि गद्य के रूप में अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना सहज एवं सरल होता है। तो इसके पहले ही हम लोगों ने ये अभी बात की कि इसमें क्या होता है, अपनी जो भावनाएं होती हैं और हमारे जो विचार होते हैं उनको अभिव्यक्त करना, मतलब किसी के सामने प्रकट करना, क्या होता है, सहज होता है और सरल होता है। मतलब बहुत ही आसानी से हम लोग अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो देखिए, वक्ता जो कुछ भी सोचता है, मतलब जो वक्ता बोलने वाला, जैसे हम, तो जो कुछ भी सोचता है उसे तत्काल गद्य के रूप में भी व्यक्त कर सकता है। तो मतलब क्या करता है, उसे तत्काल गद्य के रूप में व्यक्त कर सकता है। तो देखिए, सबसे इजी वे में हम लोगों ने जाना कि गद्य क्या होता है। तो अब इनसे संबंधित सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। तो इसमें ऐसे भी आ सकता है कि गद्य क्या है, तो आप लोग बता भी सकते हैं कि इसका अर्थ होता है बोलना, बतलाना, कहना। और गद्य क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने भावों और विचारों को
सरल और सहज रूप में व्यक्त कर सके। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि गद्य क्या होता है। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इसमें है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव। आविर्भाव मतलब उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई, मतलब ये गद्य हमारा कहाँ से आया। तो इसमें देखिए, हिंदी गद्य का आविर्भाव, आविर्भाव मतलब उत्पत्ति, मुख्यतः 19वीं शताब्दी। अब ये आप लोग एकदम माइंड में अपने बिठा सकते हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बनता भी है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ। तो हम लोग इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में। अब आगे देखते हैं कि नव जागरण काल में हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि किस काल में हुआ, तो नव जागरण काल। तो देखिए, यहीं से हम लोग के दो टॉपिक बन गए कि किस शताब्दी में अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी में, और यदि बात करें किस काल में तो नव जागरण काल में। अब आगे देखते हैं कि जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास और नवीन सांस्कृतिक चेतना को आत्मसात कर रहा था, मतलब जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास और नवीन सांस्कृतिक चेतना को आत्मसात कर रहा था, तभी ये 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, गद्य का आविर्भाव, मतलब उसकी उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे जीवन पर नवीन विचारों, मतलब नवीन मतलब नए विचारों, और नई शिक्षा मतलब नवीन शिक्षा पद्धति और नए वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था। इससे इससे 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य साहित्य आधुनिकता का संवाहक होकर निकला। तो इसके पहले ही हम लोगों ने बात कर लिया कि 19वीं शताब्दी में हमारा गद्य का आविर्भाव हुआ, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ से हमारे कई बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग, प्राचीनतम मतलब इनके जो पहले के प्रयोग थे, वे राजस्थानी एवं ब्रज भाषा, यहाँ व्रज हो गया है गलती से, यहाँ पे क्या होगा, ब्रज भाषा में मिलते हैं। तो इसको भी हम लोग ये ध्यान में रख सकते हैं कि जो इनके प्राचीनतम प्रयोग थे वे राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। और जैसे ही ये टॉपिक हमारा कवर होगा, उसके बाद हम लोग कई सारे बहुविकल्पी प्रश्न हम लेकर के आएंगे आप लोग के सामने, जिनमें से ये यह पढ़ने के बाद आप लोग कई सारे बहुविकल्पी प्रश्न भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी से मिलना शुरू होता है। अगर बात करें कि राजस्थानी गद्य हमें किस शताब्दी से मिलना शुरू होता है, तो इसमें भी आप लोग याद रख सकते हैं कि 10वीं शताब्दी से। ठीक है। तो इसके बाद आप देखते हैं आगे की ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात विक्रम संवत, ये टाइम आप लोग याद रख सकते हैं कि विक्रम संवत 1400 के आसपास हुआ। उसके बाद देखते हैं कि 17वीं शताब्दी तक हमें निम्नलिखित रचनाएं प्राप्त होती हैं। रचनाएं, इनसे भी संबंधित आपके प्रश्न, आपके परीक्षा में कई सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इनमें से निम्नलिखित रचनाएं हैं जो कि हम लोग देखते हैं इसमें। हाँ, ये सबसे पहले देखते हैं रचनाएं, और उनके लेखक भी आपके सामने हैं। तो इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से कर सकते हैं, और ये इनसे संबंधित जरूर एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। तो इसमें देखिए ये रचनाएं हैं, और ये लेखक के नाम है यहाँ पर। तो ये इसमें सबसे जो पहली है हम लोग की, ये है श्रृंगार रस मंडन। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है गोस्वामी विठल नाथ। तो श्रृंगार रस मंडन, गोस्वामी विठल नाथ। और सेकंड रचना की बात करें तो 84 वैष्णव की वार्ता। ये सबसे मेन रचनाएं होती हैं जो कि परीक्षा में एक ना एक इसमें से अवश्य पूछा जाता है। तो 84 वैष्णव की वार्ता में गोकुल नाथ जी, और उसके बाद इनके लेखक हैं गोकुलनाथ जी। और उसके बाद अगली रचना की बात करें तो 252 वैष्णव की वार्ता। यहाँ क्या था, 84 वैष्णव की वार्ता तो गोकुलनाथ जी, और 252 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ जी।
दोनों में गोकुलनाथ जी हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अष्टयाम। अष्टयाम ये भी काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछी भी गई है हमारी परीक्षा में। अ, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये कई बार भी पूछी गई है कि अष्टयाम के लेखक कौन है, तो नाभादास। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगहन महात्म्य। तो इसके भी हैं बैकुंठ मणि शुक्ल। इसके लेखक कौन है? बैकुंठ मणि शुक्ल। उसके बाद एक अगली रचना है वैशाख महात्म्य। तो इसके भी हैं बैकुंठ मणि शुक्ल। तो इसमें हम लोगों ने ये कुछ प्रमुख रचनाएं देखी जो कि 17वीं शताब्दी में मिलना शुरू हुई थी। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का गद्य विकास। हिंदी खड़ी बोली का गद्य विकास, इनसे भी संबंधित कई सारे बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खड़ी बोली का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। किस शताब्दी से माना जाता है? 10वीं शताब्दी से माना जाता है। फिर इसके बाद बात करें कि इसका प्रयोग हेमचंद हेमचंद सूरी के व्याकरण ग्रंथ नरपत नाल, अमीर खुसरो और कबीर की रचनाओं में हुआ है। तो इनके नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं कि इसका प्रयोग हेमचंद सूरी के व्याकरण ग्रंथ नरपत नाल, अमीर खुसरो और कबीर की रचनाओं में हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करें कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग। कवि गंग की भी कुछ रचनाएं हैं फेमस, जिनकी अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देखिए कवि गंग की रचनाओं तथा रचनाओं तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं, परंतु इसका जो वास्तविक प्रादुर्भाव है 19वीं शताब्दी से ही माना जाना चाहिए। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जो इसका वास्तविक प्रादुर्भाव है, मतलब जो वास्तविक इसकी उत्पत्ति है, वो 19वीं शताब्दी से ही माना जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करें कि इसके पश्चात तो खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ता ही चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि खड़ी बोली का प्रयोग जो है बढ़ता ही चला गया। खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित कुछ रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कुछ रचनाएं 17वीं शताब्दी से जो प्रारंभ हुई थी उनकी बात हम लोगों ने किया। अब जो हम लोग रचनाएं देखने जा रहे हैं वे खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित कुछ रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण होती हैं जो आपकी परीक्षा में अवश्य ही पूछी जाती हैं। तो इनमें से देखिए रचनाएं और इनके रचनाकार के नाम भी दिए हुए हैं। तो यदि आप इनको नोट भी करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। तो शब्दानुशासन रचना की बात करें तो ये है हेमचंद सूरी। और सेकंड बीसल देव रासो, इसके रचनाकार है नरपति नाल। उसके बाद अगली रचना की बात करें पहेलियां मुकरियां, तो इसमें है अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो है इसके रचनाकार। उसके बाद ये देखिए ये तो काफी फेमस है और ये भी कई बार पूछी गई है कि साखियां बीजक, ये किसकी है? कबीरदास जी की है। इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास जी। और फिर अगली रचना की बात करें कि चंद छंद वर्णन की महिमा कुतुब शतक, ये किसकी है? गंग की। अभी हम लोगों ने इनका नाम भी पहले देखा और बोला कि रचना भी इनकी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये गंग की है। उसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, गोरा बादल की कथा, और पूछी भी गई है कई बार। तो जटमल, इसके कौन है रचनाकार? जटमल। और उसके बाद रचना की बात करें तो भाषा योग वशिष्ठ। तो भाषा योग वशिष्ठ इसके हैं राम प्रसाद निरंजनी। फिर पद्म पुराण की बात करें तो दौलत राम। और उसके बाद पंचांग दर्शन मथुरा नाथ शुक्ल। इनमें से एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेगी परीक्षा में, और ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। जिनमें से कुछ तो खास हैं जिनमें मैंने ये देखिए टिक भी किया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुख सागर। सुख सागर, इसके रचनाकार कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। और उसके बाद रानी केतकी की कहानी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खा।
और उसके बाद रचना है नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र, प्रेम सागर, बैताल पचीसी और सिंहासन पतीसी, सॉरी बत्तीसी, शकुंतला नाटक, शकुंतला नाटक, माधव विलास और राम विलास। ये देखिए कई सारी रचनाएं हैं यहाँ पे, इसके नाम है और ये सभी किसकी हैं? इसके रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। लल्लू लाल, इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, लल्लू लाल। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से ये हम लोगों ने इसमें बात कर ली जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, और इसमें ये हमारी सारी यहाँ पर कवर हो चुकी हैं, जो कि खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित कुछ रचनाएं थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अध्ययन अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है, आप लोग याद रख सकते हैं और इसको माइंड में भी सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले भारतेंदु युग था, जिसका सन 1868 से 1900 था। इसमें आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि यदि हम एनसीईआरटी बुक्स की बात करें तो इसमें यही सन हमारा दिया होगा, और यदि आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो हो सकता है इससे एक दो सन, सिर्फ एक ही नंबर आपको आगे मिलेगा, 68 या 9 भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये बिल्कुल एनसीईआरटी बुक का लिखा हुआ है कि 1868 से 1900 ये भारतेंदु युग का समय। उसके बाद सेकंड द्विवेदी युग की बात करें तो इसका भी सन ये सारी एनसीईआरटी बुक से ही यहाँ उपस्थित किया गया है। तो इसमें इसका टाइम पीरियड जो है उसको देखिए 1900 से 1922। उसके बाद थर्ड नंबर की बात करें हम लोग तो शुक्ल युग का टाइम पीरियड क्या है? 1919 से 1938। उसके बाद फोर्थ नंबर में बात करें तो शुक्लोत्तर युग, इसमें 1938 से 1947। उसके बाद जो फिफ्थ है हमारा वर्तमान युग, या इसको बोले तो स्वातंत्र्योत्तर युग। अभी इनसे संबंधित हम लोग आगे पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके नाम जाने हैं कि भारतेंदु युग 1868 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1922। उसके बाद शुक्ल युग की बात करें तो 1919 से 1938। उसके बाद फोर्थ नंबर में देखिए शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947। और लास्ट में हमारा है वर्तमान युग, जो कि इसको बोलते हैं स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो युग था वो कहलाता है स्वतंत्रोत्तर युग। तो ये है हमारा 1947 से अब तक की जो चल रहा है। उसके बाद अब हम लोग इनका डिटेल में देख लेते हैं, जिनसे बहुविकल्पी प्रश्न तो बनना ही बनना निश्चित है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिनके नाम हम लोगों ने देखे, तो इसमें है हमारा भारतेंदु युग, और इनका टाइम पीरियड तो मैंने देखा ही कि 1868 से 1900। तो इसमें देख लीजिए जो भी मेन टॉपिक, जो भी इसमें मेन पॉइंट आएंगे वही वहीं से हमारे बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के क्षितिज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय हुआ। तो अगर हम लोग इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय का बात करें तो याद रखिएगा आप लोग कि 19वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद देखिए अनोखी प्रतिभा और महान व्यक्तित्व के धनी भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं आगे। उन्होंने अपने लेखों में संस्कृत के सरल शब्दों के साथ साथ प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया। फिर देखते हैं, तो इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों के साथ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया। इसको भी आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, इसके अतिरिक्त मुहावरों और कहावतों के माध्यम से भाषा को सजीवता प्रदान की गई। तो इन्होंने जो भाषा को सजीवता प्रदान की, तो किसके अतिरिक्त इन्होंने मुहावरों और कहावतों के माध्यम से भाषा में सजीवता प्रदान की। और आगे बात करते हैं, इससे
आधुनिकता के जनक भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य को नए आयाम प्राप्त हुए। तो इसी के कारण इन्हें जो इनके हिंदी साहित्य को क्या हुआ, नए आयाम प्राप्त हुए, मतलब नए-नए तरीके प्राप्त हुए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस युग के प्रमुख लेखक निम्नलिखित हैं। जो हमारा भारतेंदु युग है, इसके कुछ लेखक निम्नलिखित हैं, जो कि परीक्षा में भी इससे पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए हैं लाला श्रीनिवास दास। तो इसके प्रमुख लेखकों की बात करें तो एक हो गए आपके लाला श्रीनिवास दास। सेकंड है आपके बाल कृष्ण भट्ट। क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। उसके बाद अगले की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र, और फिर राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो इनमें से देखिए लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री। और इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन, इनको, हाँ, प्रेमघन की इनको इनके नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए हम लोगों ने देखे कि कुछ इनके निम्नलिखित लेखक के नेम थे। तो ये आप लोग भी माइंड में सेट कर सकते हैं कि कौन से प्रमुख लेखक भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा भारतेंदु युग किस इनका मैंने ये हम लोगों ने ये भी देखा कि किस शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में जो इसका मेन है। तो भारतेंदु युग में एक तो आपका हो गया सन, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दूसरा हो गया कि 19वीं शताब्दी में, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनके कुछ निम्नलिखित लेखकों के नाम भी दिए गए थे। तो बस इनको भी यदि आप लोग ध्यान में रखते हैं तो इससे बाहर कुछ भी भारतेंदु युग से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद सेकंड की बात करें तो ये हमारा क्या है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसका टाइम पीरियड देखते हैं 1900 से 1922। तो इसमें देखिए कि भारतेंदु युग के उपरांत महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के निर्माण एवं प्रसार के लिए कार्य किया। जब हमारा भारतेंदु युग हुआ तो उसके बाद फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य के निर्माण एवं प्रसार के लिए कार्य किया। फिर उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने इंडियन प्रेस प्रयाग से सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। यहाँ से ये मेन प्रश्न बनता है कि हिंदी सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो यहाँ पर हम लोग नाम इनका बोल सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। फिर उसके बाद बात करें कि इसके माध्यम से उन्होंने भाषा के परिमार्जन का कार्य किया। इसी युग में विविध प्रकार की भाषा शैलियों के जन्म के साथ साथ गद्य के विविध रूपों का विकास हुआ। और इस युग के भी कुछ प्रमुख लेखक हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख लेखकों को देखा और उनके नाम भी देखे। और इसी प्रकार से जो द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं उनके नाम को हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ गद्य लेखक थे, कुछ उपन्यासकार थे, कुछ कहानीकार और नाटककार के भी, हाँ, नाटककार के भी नाम से ये नाटककार भी थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गद्य लेखक में जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा और बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पूर्ण सिंह, यशोदा नंदन अखौरी आदि। तो ये कुछ गद्य लेखक थे द्विवेदी युग के। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पूर्ण सिंह, यशोदा नंदन अखौरी आदि, ये गद्य लेखक थे। उसके बाद उपन्यासकार की बात करें द्विवेदी युग के, तो इसमें देखिए मुंशी प्रेमचंद, यानी हम लोग को अभी गद्य लेखक, इसमें उपन्यासकार भी थे मुंशी प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा। और नेक्स्ट की बात करें तो विशंभर नाथ कौशिक
और उसके बाद आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि। तो ये कुछ इनके ये उपन्यासकार थे द्विवेदी युग के। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहानीकार के। तो कहानीकार में भी देखिए प्रेमचंद। प्रेमचंद हम लोग उपन्यास में हम लोगों ने भी देखा, गद्य लेखक भी थे और ये कहानीकार भी थे। तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका उपनाम गुलेरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। उसके बाद सुदर्शन, जैनेन कुमार, जैनेन कुमार, उग्र, उग्र कौशिक और अज्ञेय, चतुर्सेन शास्त्री और भगवती प्रसाद वाजपेयी। वाजपेयी नहीं, यहाँ पे वाजपेयी होना चाहिए, हाँ वाजपेयी। उसके बाद भगवती चरण वर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, यशपाल, इला चंद्र जोशी। तो ये हमारे कुछ कहानीकार थे, इनके नाम हम लोगों ने देखा। और अमृत लाल नागर, ये भी कहानीकार थे, ठीक है, अमृत लाल नागर। तो द्विवेदी युग में हम लोगों ने गद्य के लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार और कुछ नाटककार भी थे द्विवेदी युग के। तो इसमें अब हम लोग नाटककार के भी नेम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र नाटककार थे, और हरि कृष्ण प्रेमी, और उसके बाद देखिए राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क। ये कुछ नाटककार, प्रमुख नाटककार थे द्विवेदी युग के आदि, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने सबसे पहले देखा भारतेंदु युग, फिर सेकंड था हमारा द्विवेदी युग, और अब थर्ड देखते हैं शुक्ल युग। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा में, इससे संबंधित शुक्ल युग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, छायावादी युग। ये आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा कि शुक्ल युग को छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं। और ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा में कुछ छायावादी युग के लेखकों के नाम भी, जो प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके भी नाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शुक्ल युग को छायावादी के नाम से भी जानते हैं, छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। तो इसको शुक्ल युग नाम कैसे दिया गया? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग नाम दिया गया। और अच्छा, इसको देखकर आप लोग को कुछ याद भी आया होगा कि 1919 से 1938, मतलब अगर 1919 की बात करें तो इसमें एक जालियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जब ये कांड होने के बाद और भी जो नई नई विचारधारणाएं और क्या बोलते हैं कि नए नए आयाम प्रकट होना शुरू हुए, मतलब माइंड में जैसे नए नए विचार और आयाम कई प्रकार से मतलब जागृत होना शुरू हो गए। तो इसमें अगर लेकिन मेन टॉपिक की बात करें तो बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1919 से 1938, और इसका नाम शुक्ल युग किस लिए पड़ा? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका शुक्ल युग नाम पड़ा। और इस युग को छायावादी युग भी, इस युग को छायावादी, ये तो हम लोग अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि इसको छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं, और भी किस नाम से जानते हैं? प्रसाद युग के नाम से भी जानते हैं, और प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो छायावादी युग। तो इसमें लेकिन ध्यान में रखिएगा आप लोग कि इसको छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नामों से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस युग के प्रमुख लेखक, इससे भी संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। तो उसमें ऑप्शन होगा 4 में से, और आपको ध्यान में, यदि आपको ध्यान रहेगा तो आप तुरंत बिल्कुल इसका सही जवाब बहुविकल्पी प्रश्न में आप एक करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इसके जो प्रमुख लेखक हैं, सबसे पहले देखिए जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। सेकंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
और सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो फर्स्ट हो गए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि। ये हो गए हमारे छायावादी युग के या शुक्ल युग के प्रमुख लेखक। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की। तो शुक्लोत्तर युग में देखिए, हाँ, शुक्लोत्तर युग, तो इसको प्रगतिवादी युग के भी नाम से जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था 1938 से 1947। ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है कि शुक्लोत्तर युग का समय या समयावधि क्या थी। तो आप लोग ये करेक्ट इसका आंसर होगा कि 1938 से 1947। उसके बाद देखिए, इस युग में सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई और अब गद्य में भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज मतलब कांति युक्त, सतेज का अर्थ क्या होता है, कांति युक्त, और चुटीली उक्तियों ने ले लिया। चुटीली मतलब जो जानदार, बिल्कुल वैसे उक्तियां जो थी, मतलब तरीके थे, उन्होंने इनका स्थान, अभिव्यक्ति का स्थान ले लिया। तो इसमें आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि इसमें गद्य में भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज मतलब कांतियुक्त और चुटीली उक्तियों ने ले लिया था। उसके बाद देखिए, इस युग के प्रमुख लेखकों में, इस युग के भी प्रमुख लेखक थे जैसे पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर आदि हैं। तो ठीक है, इसमें ये हम लोगों ने इनके कुछ नाम देखे। उसके बाद देखिए, इस युग की कुछ रचनाएं और उनके लेखक निम्नलिखित हैं। तो ये कुछ रचनाएं और उनके लेखक हैं जो कि एक ना एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। तो इसमें देखिए, जो महत्वपूर्ण है वही आपके सामने सिर्फ और सिर्फ प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें देखिए, ये एक, हाँ, ये लेखक है और ये कुछ उनकी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले एक, हाँ, लेखक अमृत राय, इनकी जो रचना है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही आप लोग देखेंगे कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि कलम के सिपाही रचना के रचनाकारी लेखक कौन है। तो अमृत राय, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद लेखक की बात करें तो डॉक्टर राम विलास शर्मा, इनकी रचना क्या है, निराला की साहित्य साधना। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे देखते हैं निराला की साहित्य साधना तो बोलेंगे कि जो क्या बोलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो उनकी ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, डॉक्टर राम विलास शर्मा। अब उसके बाद लेखक, अगले लेखक की बात करते हैं तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका उपनाम भी था उग्र। उसके बाद देखिए, इनकी रचना क्या थी, अपनी खबर, ये याद रखिएगा। उसके बाद बात करें हरिवंश राय बच्चन, ये लेखक थे हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी रचना रचना थी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर ये भी परीक्षा में, जैसे मैंने अभी बात की कि कलम का सिपाही अमृत राय, और इसी प्रकार से हरिवंश राय बच्चन, इनकी यह रचना भी फेमस है और परीक्षा में कई बार भी पूछी गई है यह रचना, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर तो इस प्रकार से हम लोगों ने निम्नलिखित इनकी कई जो महत्वपूर्ण रचना थी और उनके लेखक थे, उनकी बात हम लोगों ने किया। अब इसके बाद जो फिफ्थ हम लोग का है वो है वर्तमान युग। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात किया था, याद रखिएगा, भारतेंदु युग था, उनका टाइम पीरियड दिया हुआ था। फिर द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग, जिसको हम लोग क्या छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा फोर्थ था वो शुक्लोत्तर युग था, जिसको प्रगतिवादी युग के नाम से जानते हैं। और ये हमारा लास्ट है वर्तमान युग, इसको हम लोग स्वतंत्रोत्तर युग भी कह सकते हैं। स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग। ठीक है, तो ये ऐसे ये टफ वर्ड देख के आप लोग घबराइएगा नहीं कि स्वतंत्रोत्तर का मतलब, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग क्या कहलाया, स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, तो इसको वर्तमान युग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले, हाँ, वर्तमान युग में निबंध, नाटक, नाटक, कहानी एवं उपन्यास के अतिरिक्त
अनेक विधाओं में रचनाएं की जा रही हैं। इससे हिंदी गद्य का स्वरूप निरंतर विकसित हो रहा है। मतलब वर्तमान युग में निबंध, नाटक, कहानी एवं उपन्यास के अतिरिक्त अनेक विधाओं, और विधाओं से अभी हम लोगों ने, देखिए अभी आज हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया कि गद्य का संक्षिप्त परिचय क्या क्या था। उसमें हम लोगों ने देखा भारतेंद्र योग, द्विवेदी योग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ये सभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो इसमें गद्य की कुछ विधाएं हैं, अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग सिर्फ गद्य की विधाओं के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, है ना, ये सभी क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि विधाओं में रचनाएं की जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद इससे हिंदी गद्य का स्वरूप निरंतर विकसित हो रहा है। इनका जो हिंदी गद्य का स्वरूप है वो क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। उसके बाद इस युग के रचनाकारों में प्रमुख हैं जैसे विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अच्छा, इनको देख के हमें ये भी याद आया कि ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि अज्ञेय का पूरा नाम। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो इनको, हाँ, इनका ये पूरा, ये इनका उपनाम है अज्ञेय, या अज्ञेय के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका पूरा नाम हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो ये कुछ वो थे। हाँ, और एक भी है अभी, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, यशपाल, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई। तो वर्तमान युग में अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ प्रमुख लेखक थे। इस युग के रचनाकार में ये प्रमुख कुछ लेखक थे, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, सॉरी माथुर, धर्मवीर भारती, और मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, यशपाल, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा कि गद्य क्या होता है ना, गद्य क्या होता है, फिर इसका आविर्भाव कब से हुआ, मतलब इसकी उत्पत्ति कब से हुई, और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी देखी, और उनके रचनाकार के भी नाम हम लोगों ने देखे। और फिर उसके बाद युग की बात करें तो इसमें कुछ, हाँ, ये युग थे कि जो सबसे पहले था भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर उसके बाद शुक्ल युग जिसको छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं, फिर उसके बाद शुक्लोत्तर युग, ठीक है, शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग के भी नाम से जानते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा कि वर्तमान युग, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग था। तो आज की क्लास में जितना भी ये हम लोगों ने देखा है, इनसे संबंधित परीक्षा में आपको सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें से यदि आपने सच में यह वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा है और हर एक टॉपिक को ध्यान से समझा है, तो परीक्षा में आपको इससे बाहर बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं हैं। और अब हम लोग अगले वीडियो की बात करें जो हमारी क्लास होने वाली है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि गद्य की कुछ विधाएं होती हैं। तो विधाएं में जैसे निबंध क्या होता है, कहानी क्या होता है, उपन्यास क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगली जो क्लास है उसमें हम लोग इनको पूरा डिटेल में समझेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।